द पॉलिस्टर प्रिंस द राइज ऑफ धीरूभाई अंबानी एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार और लेखक हेमिश मैकडोनल्ड द्वारा भारतीय बिजनेस टाइकून और रिलायंस इंडस्ट्री के लिमिटेड के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की एक अधिकृत जीवनी है। ये पुस्तक 1998 में ऑस्ट्रेलिया में एलन एनविन द्वारा प्रकाश हुई, लेकिन भारतीय में इसे प्रकाशित नहीं हुई। इसका जो कि परिचय है बॉम्बे के एक निमंत्रण पत्र से लिफाफा वोल्फ लिटन एंड एल्विन नई दिल्ली में हमारे घर के हाथ में पहुंचाया गया। इसका नाम वहां के आराम पसंदा और सम्मान भारतीय निवासी की कला करने योग्य जीवन शैली को दर्शाता था। उत्तर भारतीय सर्दियों के बीच में एक लंबे असाइनमेंट की शुरुआत के लिए पहुंचे थे। उसमें एक बड़ा कार्ड था जिसमें हाथी के सिर वाले भगवान गणेश की लाल और सुनहरे रंग की उभरी हुई तस्वीर थी। इसे शायद ही एक बहुत छोटे चूहे की पीठ पे रखा गया था। धीरूभाई और कोकिलाबेन अंबानी ने हमें अपने बेटे अनिल की शादी में टीना मुनीम के साथ बॉम्बे में आमंत्रित। जनवरी 1991 में कार स्वामित्व में स्पोर्ट से ठीक पहले, जो बाद में सर्दियों में और दोपहर की गर्मी को राहत भरे गेले को चीखने वाले धुंध में फंसा रहे। दिल्ली में ज्यादातर समय बहुत ठंड होती है। हमारा फर्नीचर अभी भी नहीं आया था। दिल्ली कस्टम ऑफिस में दिए शुल्क के बारे में बात एक दिन काफी था, जहाँ कंटन ने थोड़ा तोड़ा गया और जांच की गई और हमें एक कंबल और लेफ्ट हुए दफ्तर की कुर्सी और फोल्ड ऑफ बेड पर डेरा डालते हुए भारतीय कहानी भी कुछ होने की प्रतीक्षा में रुकी हुई। पहाड़ी युद्ध में हमने सैटेलाइट टेलीविजन नामक इस नई पर एक बड़े होटल को देखा। कांग्रेस पार्टी के पारिवारिक वंश नेहरू और गांधी जी ने भारतीय राज्यों का निर्माण करने वाली कई धाराओं को कमजोर कर दिया था। अमेरिकी तीसरी दुनिया के शासन पर हथियारों एक नई पीढ़ी को छोड़ रहे। इसके साथ नई दिल्ली करीब थी, इसमें सेवेनिय दोस्त खड़े थे। ये तक कि अमेरिका की सहमति कुवैत पर आक्रमण ने तेल की कीमतों को बढ़ा दिया और भारतीय सरकार की खाड़ी में काम करने वाले लगभग 3 मिलियन नागरिकों को निकालने के लिए मजबूर किया। इस पर सब पर अतिरिक्त $500 बिलियन खर्च होने से भारतीय अपने विदेशी ऋण पर करीब पहुंच चुका था। वित्त मंत्रालय के अधिकारी पहले से ही वॉशिंगटन में IMF से बेल्ट आउट के बीच बातचीत कर रहे थे। IMF सख्त शर्तों तय कर रहा जो कि अर्थव्यवस्था के लिए हमारी ऊंचे बाहरी संरक्षण और बचत की सरकारी आवंटन ने नेहरू के मॉडल से पूरी तरह अलग था। यहाँ तक कि बगदाद की सड़कों पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइल का CNN क्लब भी भारत की दीवारों में एक और संधि का हिस्सा। राष्ट्रीय टीवी या बड़े अखबारों पर अधिकारी रहने वाले शहरों के बीच पास में अब बहुत भारत की आधी अशिक्षित आबादी नहीं। नई दिल्ली में इस बात को बहुत कम स्वीकार किया गया। पीवी सिंह की गठबंधन सरकार, जिसने भ्रष्टाचार के घोटालों के कारण राजीव गांधी की साथ से बाहर कर दिया था, एक साल से भी कम समय के नंबर में खुद ही गिर गई। भारत की अवसरवादियां और एक छोटे से गठबंधन का शासन था, जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर नाम का एक चालाक राजनीतिज्ञ कर रहा। इस राज्य जीव की मर्जी ने से न जाने कितने समय तक सत्ता में रहा गया। हर कोई तीसरी दुनिया का स्वामित्वता की सच्चाई से चिपका हुआ था। राजनेता और पत्रकार अपने साथियों की इस मामूली सी बात पर झपट पड़ते थे कि शायद दुनिया के बारे में भारत का नजरिया गलत है और नई व्यवस्था के साथ तालमेल बैठाना चाहिए। विदेश मंत्रालय में सर हॉबर्ट केबर के सचिवालय की लाल बलुआ पत्थर की भव्य इमारत में एक नए आर्थिक देश पर एक तंतरार युवा अधिकारी ने मुझे आश्वस्त किया कि भारतीय वित्तीय संस्थिति इतनी मजबूत है कि वे दबावों में झेल सकता है। विविध जीवियों की एक पार्टी में खुरदर धोती कुर्ता पजामा सूट पहने युवा शिक्षावादों और फिल्मी निर्माताओं ने सैटेलाइट टीवी की संभावनाओं पर कटाक्ष किया और विदेशी मुद्रा निमंत्रणों की भूल भुलैया से विज्ञापन भुगतान प्रसारण तक कर सके पहुंच। भारत कौन सी विदेश कंपनियों ऐसा उत्पादन को बढ़ावा देना चाहेगी जिन्हें न केवल भारतीय निर्यात करती है और न ही स्थानीय स्तर पर बना सकती। शादी का निमंत्रण नई दिल्ली में इसे गति क्रोध को तोड़ने और बॉम्बे में भारतीय वाणिज्य वर्ग से संपर्क बनाने में एक अच्छा बहाना था। वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कि कच्ची उद्यमी भावना अतो उत्साहित करने वाली राजनीति के परत को तोड़ने के संघर्ष कर रही है। अंबानी परिवार और उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की बात हांगकांग तक फैल गई थी, जो इसे नए भारत की प्रमुख उदाहरण है, जो कि खाड़ी युद्ध के प्रति परिवर्तनों को बदौलत आखिरकार अपना दिन ला सकता है। वास्तविक में अंबानी के बारे में सब कुछ एक अच्छी पत्रिका की कहानी है थी। युवा जोड़ का प्रेम प्रसंग की तूफानी था, जो कि बॉम्बे शोबीज पत्रिकाओं के लिए तैयार था। टीना मुनीम एक ऐसी लड़की थी जिसका अतीत रहा है। वह भी एक फिल्म स्टार थी जिसने बॉलीवुड में हर साल सैकड़ों की संख्या में बनने वाली नई हिंदी फिल्मों में काम किया था। इनमें से अधिकांश में संभव हिस्सा नाच गाना और गीले चिपचिपे कपड़ों में मुख्य नायिका के साथ लंबे दृश्य शामिल। अनिल से मिलने से पहले टीना का एक बहुत बड़ा अभिनेता के साथ गहरा बहुचर्चित संबंध था। दूल्हा अनिल 2 अंबानी लड़कों में से एक था। उनका माता पिता ने जोड़ी में नाराजगी जताई कि बॉम्बे ने दिग्गज आमतौर पर ऐसी जोड़ी बनाने की कोशिश करते थे जो अन्य शक्तिशाली व्यापारी या राजनीतिक परिवारों के साथ गठबंधन को मजबूती करती हो। यह जोड़ी ना तो तय की गई थी और न ही इससे कुछ खास लोकप्रियता मिली। टीना के चेहरे पर निशान बनाने के लिए किराए के हमलावरों को एसिड और चाकू के साथ भेजा गया। ऐसी अफवाह थी, यही झूठी बात की टीना का चेहरा बेदाग निकला। एक और
अफवाह ये भी थी अनिल ने टीना से शादी न करने पर आत्महत्या की धमकी। आखिरकार माता पिता मान गए। पिता धीरू भाई भी कम रंगीन नहीं थे और उसमें से ज्यादा विवादास्पद थी कि उन्होंने 1950 के दशक में पहली बार अदम में काम किया। मुझे बचपन में वह एक पड़ाव याद आया। 1958 में अपने पिता की ऑस्ट्रेलिया बैंक में लंदन की पोस्टिंग के लिए जाते समय बफोल्ड ओरिंग लाइन जहाज SS ऑर्नेस पर यह छवि एक शानदार नीले रंग की बंदरगाह के चारों ओर गंभीर गहरे भूरे रंग की चोटियों की थी। कई व्यापारी जहाज लंगर डालते हुए थे और लॉन्च और बाजारों में व्यवस्थित यातायात। तट पर यात्रा लंच द्वारा की गई थी। स्टम्पर पॉइंट को उतरते हुए यहाँ अरब और भारतीय श्वेत लोगों को घेर लिया था। हमें ऑटोमैन शैली के कुशन बेचने या हमें अपनी ड्यूटी फ्री दुकानों में बेचने की कोशिश कर रहे थे। अब अदन के उन हताश सेल्समैन जैसे कोई बॉम्बे में टाइकून था। अंबानी ने पॉलिस्टर निर्माण में एक बहुत बड़ा कदम उठाया और बड़ी संख्या में भारतीयों को अपनी कंपनी रिलायंस के शेयरों के निवेश करने के लिए प्रेरित। भारत में जो बेहतरीन सूती वस्त्रों का एक घर सा लगता है कि लोगों को पर्याप्त पॉलिस्टर नहीं मिल पा रहा। रिलायंस और जैसे स्थानीय उत्पादनों का एकमात्र बाधा उनकी क्षमताओं के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस देना यह बताना था कि वह अपनी फैक्ट्री कहां बनाते हैं। अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अंबानी एक बड़े राजनीतिक दलाल बन गए थे। हाल ही में अलमत सरकार के गठबंधन के समय ऐसा कहा गया था कि उनके अधिकारी दिल्ली भर में राजनेता की नकदी और ब्रीफकेस भेज रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस में बैरन रामनाथ गोयना का और पुराने पारसी व्यापारियों घराने के कपड़े प्रतिद्वंदित नस्लीय वाडियों के साथ कई बार महायुद्ध हुए थे। 1 साल या से भी पहले वाडिया की साजिश रचने और आरोप में रिलायंस में एक जनसंपर्क प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया था। उस व्यक्ति को रिहा कर दिया गया और मामले में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। क्या ये सच था या फिर साजिश? भारतीय सहकर्मी निश्चित नहीं थे। किसी भी साजिश से पहले नजर में स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए हमने भारत के अंदर अपनी पहली यात्रा की। एक पीले और काले रंग की टैक्सी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर बढ़े। 1954 में मॉरिस ऑक्सफोर्ड डिजाइन में एक जो अभी भी कोलकाता में बनाई जा रही है। सर्दियों को दोपहर में गुलाबी रंग के धुंध में एक लाल शर्ट वाले कुली ने हमारे बैग को अपने सिर पे रखा और अपने ट्रेन तक ले गया। दरवाजे पे चिपकाई गई सूची में प्रथम श्रेणी वातकलून तक गाड़ी के बीच प्रतिष्ठित 2 बर्थ डब्बे पर अपना अधिकारी स्थापित। रात होने ही ट्रेन गेहूं के रुंडे और चोरों घेरों से मोटे बजे परिदृश्यों को पार करती हुई आगे बढ़ी। सुबह हम यात्रा से भरे उपनगरीय स्टेशनों से होते हुए बॉम्बे के प्रवेश करने से पहले ताड़ के पेड़ों और ग्रीविक सीमा की वाली खाड़ियों से गुजर रहे। अगर नहीं दिल्ली किताबों और प्रवचन सेमिनारों और बहुत ज्यादा कार्रवाई सटीकता का शहर तो बॉम्बे एक ऐसा शहर था जहाँ लोग दूर से उपनगरों में घर पहुँचने से पहले 9 से 5 तक काम करने वाले व्यक्ति दिन का भरपूर आनंद लेते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बॉम्बे ने टेलीफोन से बातचीत के माध्यम से रूप में स्वीकार कर लिया, न कि केवल एक बैठक की तैयारी के लिए पत्रों का आदान प्रदान करने के लिए। ये पैसे और संख्याओं के साथ भी बेशर्मी की चिंतित। भारत की पहली कॉर्पोरेट रेटिंग एजेंसी के संस्थापक प्रदीप शाह, जिनका संक्षिप्त नाम CRISL है, या स्टाम्प ऑफ इंडियन के बिजनेस पत्रकार सूचित दलाल या बटेली लाल वाल और करणी की पुरानी टांग बेकरी फर्म के पार्टनर मीनार मुरार जैसे नए संपर्क और अयोग्यता प्रक्रिया के शेयर बाजार और प्राइवेट ट्रेडिंग या डिबेंचर के रूपांतरण स्थितियों के बहुत तेजी बताते। दादी बहुत बड़ी होने वाली थी, इतनी बड़ी कि यहाँ पे एक फुटबॉल स्टेडियम में होने वाली वही स्टेडियम जहाँ धीरूभाई अंबानी ने अपने कई शेयर धारकों की मीटिंग की। लेकिन इसकी शुरुआत एक अजीबोगरीब तरीके से, जैसे कि निर्देशों में दिया गया है। दोपहर के समय स्टेडियम से कुछ दूरी पर वुड हाउस सेमी खाना क्लब गए। हमने देखा कि हम मेहमान के बाहर सड़क में घूम रहे थे। पुरुष ज्यादातर शानदार कट वाले गहरे रंगों के सूट के और दिखावटी टाई पहने हुए थे, मुंह कटी हुई थी और बाल किए हुए थे। महिलाएं भारी मेकअप किए हुए, भारी सोने के आभूषण से लदी हुई थी और चमकदार सोने की कढ़ाई वाली रेशमी साड़ियां पहने हुए। अनिल अंबानी अचानक क्लब के मैदान में प्रकट हुए, सफेद साटर के पोशाक और सिक्विन वाली पगड़ी पहने हुए, सफेद घोड़े पर बैठे हुए थे। सफेद फोंटाइनिक्स में एक ब्रोंज ब्रांड के तेज दोहरा वादर मार्च से शुरू हुआ और दूल्हे के चारों ओर पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग टोलियों में स्टेडियम की ओर चल पड़े। बीचों बीच में हम प्रक्रिया रुक जाती। जब भारतीय मेहमान एक उत्कृष्ट नृत्य करते थे, कुछ लोग अपने सिर पर ऊपर जैसे गड्डिया पकड़े हुए थे। स्टेडियम के टेंट सोने और फूलों की रोशनियों को एक काल्पनिक महलों के रूप में बदल दिया गया और परिवार के 2000 करीब दोस्तों और व्यापारियों संपर्क से भर दिया गया। वे एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे। जबकि एक नकबदन हिंदू पंडित ने छोटे चंदन की लकड़ी के आग बंगाल में कई वैदिक विवाह करवा बाद में मेहमान फुटबॉल पिच के पूरे साइड लाइट पर टेबल पर एक विस्तृत बुफे में उतरे। इसमें अभी प्रकार के स्नैक्स से शुरुआत हुई। करी और रेड के चैन पर काम किया गया और सोने की पत्ती में लिपटे हुए मिठाइयों के साथ समाप्त हुआ। अगले दिन अंबानी परिवार ने 22,000 करीब दोस्तों, कर्मचारियों और दूसरे दर्जों के संपर्क के लिए एक और रिसेप्शन वहीं आयोजित किया गया। अगर शादी समारोह नहीं भी हुआ हो। कुछ साल बाद मुंबई में मानकों के अनुसार ये मालूम
यूं ही मामूली और पारंपरिक मामला लगता है। 1996 में 3 बच्चों की संयुक्त शादी से पहले हिंदू परिवारों में हिंदू विवाह पर एक विस्तृत सचित्र तैयार की गई थी और उसमें सभी आमंत्रितों को भेजी गई। अन्य व्यापारी गठबंधनों के जश्न प्राचीन महाकाव्य और आधारित विस्तृत मंच सेट के साथ मनाया जाता था। हाथियों की कतार दुल्हों के जुलूस पर नृत्य करती थी और महिला मेहमान के साथ माथे पर हीरे जड़े हुए। लेकिन उस समय शादी का विशाल आकार को इस बात का संकेत माना जाता था कि धीरूभाई ने 1989-1990 राजनीतिक संघर्षों के पार कर लिया और वे बेवफा थे और निश्चित रूप से पैसों या दोस्ती की कमी नहीं। वहां जाना और रिलायंस के जनसंपर्क प्रबंधक द्वारा मुझे अंबानी से मिलवाना मेरे लिए बहुत सावर्धक। भारतीय पहुंचने में 1 महीने के भीतर ही देश के सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाले सबसे विवादास्पद उद्योगपतियों से मिलने मेरे लिए बहुत ही निराशाजनक। उत्साह समाप्त होने के बाद शीघ्र ही साक्षात्कार का वादा किया गया कि प्रारंभिक कवर स्टोरी स्पष्ट रूप से संभावना थी कि दिल्ली से आने वाली निराशाजनक राजनीतिक खबरों के लिए एक मारक। यदि भारतीय एक उत्साहजनक व्यापारी कहानी होती तो ये एक फॉर ईस्टर्न इकोनॉमिक रिव्यू के मेरी स्थिति को सुधार ला और उसे ही सही है। बेशक वह वंचित प्रभाव था। रिलायंस विस्तार के लिए धन जुटाने के बताते था और विदेशी स्रोतों की तलाश कर रहा था, इसलिए एक प्रतिष्ठित रिलायंस विस्तार के लिए धन जुटाने के लिए बता था और विदेशी स्रोतों की तलाश कर रहा था, इसीलिए प्रतिष्ठित पत्रकारों के छवि निर्माण में बहुत उपयोगी था। भारत में आने वाले एक नया व्यक्ति विवादों को कम करने और अंबानी की संभावनाओं को देखने के लिए अधिक इच्छुक होगा। साक्षात्कार और जब 1 महीने के बाद हुआ तो उत्साहजनक था। जब हम सोफे पर बैठाया गया तो धीरूभाई अंबानी लंगड़ाते हुए एक बड़ी मेज के पास आए। उन्होंने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और मुड़े हुए दोनों हाथों से चोट लगने का स्पष्ट प्रभाव के बावजूद उन्होंने मोहगनी त्वचा चिकनी और स्वस्थ। उनके बाल बहुत घने और बैतके पूंछ की तरह पीछे की ओर खिसे हुए थे। उनका ध्यान अडिग था। धीरूभाई ने निहत्थे होकर अपनी युवावस्था की कई घटनाओं का स्वीकार किया जो अफसरों का विषय थी और जब मैंने उनके खिलाफ आमतौर पर जानने वाली कुछ आलोचनाओं को उठाया तो उन्होंने सम्मान रूप से जवाब दिया। उन्हें इस बात का कोई भी एतराज नहीं था कि लोग उन्हें एक्स स्टार या से भी बुरे नाम से पुकारते। इससे मतलब सिर्फ इतना था कि वे आत्मसंतुष्टि में फंसे हुए थे जब वे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन विवाद और ऐतिहासिक बन चुके थे और पूरे आलोचना से अब उनके लिए सभी दोस्त थे जो उनसे पॉलिस्टर और कच्चा माल खरीदते। शिक्षा बदलती रहती है। उन्होंने हवा में घोषणा की, कोई भी स्थायी मित्र नहीं होता, कोई भी स्थायी शत्रु नहीं होता, हर किसी का अपना स्वार्थ होता है। एक बार जब मैं अब उसे पहचानने लगे तो उसे कोई बेहतर हो। हालांकि अंबानी ने अपने देशवासियों में एक दुर्भाग्य विशेषता की ओर इशारा किया है। आपको पता नहीं होना चाहिए कि इस देश में लोग बहुत ही ईर्ष्यालु हैं। उन्होंने दावा किया कि यह हांगकांग या अन्य पूर्वी एशियन देशों की तरह नहीं है जहां लोग एक दूसरे की सफलता को सहारा न करते हैं। भारत में सफलता का कुछ परिवारों को विशेष अधिकार माना जाता है, लेकिन उन्हें वास्तव में उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। ईर्ष्या सम्मान का प्रतीक है, उन्होंने कहा। साक्षात्कार के परिणाम के रूप और इकोनॉमिस्ट रिव्यू के लिए एक कवर स्टोरी प्रकाशित हुई। इसमें अंबानी को एक ऐसा व्यवसायी के रूप में चित्रित किया गया जो सरकारी लाल विफताशाही और थके हुए बॉम्बे व्यापार को प्रतिष्ठान को पूर्व ग्रहण को जोड़ने की कोशिश कर रहा। स्वामित्व के रूप में अंबानी और उनके पियो लोग प्रशंसक थे। मुझे बताया गया कि उनकी शिकायत ये थी, मैंने रिलायंस की वार्षिक रिपोर्टों में कुछ अनदेखी की गई समस्याओं वाले क्षेत्रों की ओर इशारा किया गया था, जिनमें खेतों को नोटिस में डाला गया था। ऐसे बारीक छोटे क्षेत्रों जिन्हों केवल पेशेवर विश्लेषण से ही पढ़ सकते हैं। टिप्पणी काफी हद तक सत्य थी, लेकिन उन्होंने ऐसा दिखाया गया जैसे कि इन प्रथाओं में रिलायंस भारतीय कंपनी के बीच में असामान्य था। रिलायंस का जनसंपर्क कार्यालय लगातार चौकस रहा, समाचार योग्यता घटनाओं को अग्रिम सूचना देखता रहा। 1991 में एक समय बाद धीरूभाई अंबानी ने ऊर्जावान दिमाग की एक और झलक मिली। उनके दिल्ली कार्यालय 1980 के दशक के अंत का रिव्यूज फॉर क्लीनियर्स के लिए सोसाइटी जर्नल डी सर्विस लाइन्स में इंडोनेशिया की एक भागीदारी के बारे में जानकारी के लिए अनुरोध पारित किया ताकि उनके आयात और निर्यातों का प्रशासन किया जा सके, जिससे देश की कुख्यात भ्रष्ट सीमा शुल्क सेवा कई वर्षों तक अलग थलग रही। मैंने कुछ क्लिपिंग भेजी थी। ये जानकर के आश्चर्य हुआ कि भारतीयों के बंदरगाहों के माध्यम से पूरे कारोबार की तस्करी का आरोपी व्यक्ति अब उसे ढीले प्रशासन के स्थान की स्विच दक्षता की वकालत कर रहा था, जिसका उनके कथित तौर पर फायदा उठाया था। प्रस्ताव में रद्द किए जाने से पहले सरकार में उच्च स्तर पर पहुंचाया गया, लेकिन इससे पहले भारतीय सीमा शुल्क सेवा की खलबली मच गई, जो शायद धीरूभाई वैसे ही करना चाहते थे। मई 1992 में यूरो बाजार में जारी परिवर्तन प्रतिभूतियों के मुद्दे पर रिलायंस पीआर स्टाफ से दैनिक अपडेट थे। यहाँ कि किसी भारतीय द्वारा जारी की गया पहला और भारतीय सुधारों का ठोस सबूत था, जो कि इस विश्व अर्थव्यवस्था से फिर से जोड़ता है। कंपनी द्वारा आयोजित एक यात्रा बॉम्बे से हजीरा से अपने नए प्रोमोटो मैकेनिकल्स प्लांट तक
पहुंची हुई, जिसमें सूरत के हवाई में चाट और टॉप में एक उबड़ खाबड़ लड़ाई शामिल। जहाँ एक नजारा था जहाँ एयरपोर्ट टर्मिनल या नेवल एड्स नहीं थे और पुराना कपड़ा व्यापार शहर से होकर ड्राइव की ओर जा रहा है, जो कि अपने आकर्षण रेशम और हीरा उद्योगों के बावजूद गंदा था। और कुछ साल बाद प्लेन प्रकोरों की ख्याकता था। तप्ती नदी के उस पार पाइप और टायर टावरों की चमकती श्रेणियां वास्तव में बनी गई थी और घाट पर जब जीरो एथिलीन से भरे क्रियोजेनिक टैंकर बंधे हुए थे। रिलायंस स्पष्ट रूप से केवल एक कागजी साम्राज्य नहीं था, लेकिन राजनीतिक और कॉर्पोरेट गतिविधियों के इतिहास ने उसे चमकदार सफलता के एक भयावह छाया डाली। 1990 और 1991 के सरकारी बदलाव के दौरान प्रेस में एक निश्चित बड़े औद्योगिक घराने से इस पार्टी पर समर्थन करने या कुछ राजनेताओं के कुछ पीछे होने के संदर्भ किया। कई भारतीय पार्टी नेताओं और पूर्व मंत्रियों, वरिष्ठ नौकरशाहों और बड़े सरकारी बैंकों और निगमों के प्रमुखों को अंबानी के दोस्त या अंबानी की आलोचना कहा जाता था। ऐसा लगता था कि ज्यादातर दोस्तों की वही नौकरियां मिलती थी। लोग निजी तौर पर अंबानी के बारे में कूट और व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते थे। प्रेस कवरेज खास तौर पर भारतीय व्यापार पत्रिकाओं और दोहराव वाला गुण था। एक मिथिक बनाया गया रखा जा रहा था कि 1991 के अंत में लॉरेंस एंड ट्यूबो नामक एक बड़ी बॉम्बे इंजीनियरिंग फर्म में शेयरधारकों के एक बैठक में, जो कि अंबानी द्वारा अधिग्रहण को मजबूरी देने के लिए बुलाई गई थी, दुश्मनी की निरर्थक धाराओं की शारीरिक हाथापाई में बदल गई। चिल्लाने और धक्का मुक्की में दोनों अंबानी बेटों में मंच पर उतरना पड़ा। 1990 के दशक तक विवाद जारी रहे। धीरूभाई अंबानी ने प्रशंस में अधि विश्वास को आकर्षित किया अपने लाखों निवेशकों के लिए, जिन्होंने अपने शेयर की कीमतों को बढ़ता देखा। वे एक व्यापार मसीहा थे। एक के लिए वे भारत के अर्थव्यवस्था पर करीब सरकारी नियंत्रणों के प्रयोगों द्वारा निर्मित एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर थे। 3 धीरूभाई अंबानी, जिनकी एक गुजराती साथी जो कि लेखक है, उन्हें मुझे बताया कि एक अद्वितीय है, जीवन से बड़ा एक ब्रांड नाम है। वह सबसे चर्चित और उद्योगपतियों में से एक है और गुजराती लोगों के लिए उसे बहुत जबरदस्त भावनात्मक और भावना की अपील है। वह आदर्श व्यक्ति थे और उन्होंने कई अनुयायियों को प्रेरित किया है। धीरूभाई अंबानी एक षड्यंत्रकारी प्रथम श्रेणी के झूठे हैं, जिन्होंने किसी भी बात का पछतावा नहीं है और वह अपने जीवन को कोई मूल्य नहीं। फिर तीसरे भाई अंबानी हैं, जिनके पास अधिकृत परिष्कृत राजनीतिक दिमाग है। वे अपने सपने वाले, देखने वाले और दूरदर्शी हैं, लगभग नेपोलियन जैसे। लोग हमेशा तीनों व्यक्तियों को गलत समझते हैं। कानूनी चैम्बर पे चरम पत्र से बंधे कैसे संदर्भों से सजे एक वरिष्ठ वकील के समान रूप से कठोर दृष्टिकोण रहा। आज तथ्य ये है कि अंबानी सरकार से बड़े हैं। वकील ने पूरी गंभीरता से कहा, वे प्रधानमंत्री को बना या बिगाड़ सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में आप एक सुपर कॉर्पोरेशन बना सकते हैं और लेकिन राजनीतिक व्यवस्था आपस से बड़ी है। भारत में व्यवस्था कमजोर। अगर स्टॉक एक्सचेंज अंबानी के बेनकाब करने में हिम्मत करता है तो वह इसे कहता है कि मैं अपनी कंपनी के शेयर निकाल लूंगा और तुम्हें गिरा दूंगा। मैं तुम्हारे एक्सचेंज से बड़ा हूं। अगर अखबार आलोचना करता है तो वह ये बता सकता है कि वह विज्ञापन पर निर्भर है और उससे विभाग में उसका पत्रकार। अगर राजनीतिक दल उससे खिलाफ खड़े होते हैं तो वह पार्टी को, उनके लोगों, नेताओं को गिरा सकते या शर्मिंदा कर सकते। ये व्यवस्था के लिए खतरा है। आज वह अपरारोज्य हैरानी की बात यह है, धीरूभाई अंबानी द्वारा निभाई गई भूमिका समकालीन भारतीय राजनीति के बारे में ज्यादातर किताबों में सिर्फ सावधानी से साइड रेफरेंस मिले। उनकी कोई जीवनी किताब की दुनिया में नहीं थी। हालांकि भारतीय पत्रकारों और टिप्पणियों ने बड़ी संख्या में अन्य नई हस्तियों की जीवनी को प्रकाशित की है। 1960 के दशक में आर्थिक इतिहासकारों का काम काफी हद तक बंद हो गया। अन्य भारतीय व्यापारियों को कुछ आत्मकथाएं कमीशन पर लिखी गई, जो कि बहुत अच्छी नहीं रही। वह थी विषयों के प्रति पूजापूर्ण स्वयं के लिए उल्लेखनीय। कोई भी शराब नहीं पीता था, गाली नहीं देता था, धोखा नहीं देता था या व्यभिचार नहीं करता था। उनके अभी कर्मचारी परिवार का हिस्सा थे। लगभग सभी लोग सहमी सहकारी जीवन जीते, केवल मंदिरों, अस्पतालों में स्कूलों को देने के लिए धन इकट्ठा करते थे। 1992 तक रिलायंस यूरोप के निवेश की फंडिंग के लिए खर्च रहा था। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को सीधे भारतीय शेयर बाजारों को खेलने की अनुमति दी जा रही थी। कुछ साल बाद कंपनी ने न्यूयॉर्क में बड़े पैमाने पर उधार लेना शुरू कर दिया। अंबानी की कहानी भारत के बाहर अधिक दिलचस्प होती जा रही, कम से कम निवेशकों के लिए और शायद एशिया के पूंजीवाद के विस्फोटक विकास देखने वाले व्यापक दर्शकों के। इस पुस्तक का विचार 1992 में आया और मैंने इसे धीरूभाई अंबानी के सामने उसी वर्ष के बाद में उनके बॉम्बे कार्यालय की दूसरी बैठक में रखा। अंबानी ग्रहणशील लगा रहे थे। उनकी बात से मैं सहमत था कि उनका जीवन कहानी भारतीयों की युवा पीढ़ी के प्रेरणादायक हो सकी है और साथ ही भारत के साथ काम करने के बारे में सोचने वालों के लिए दिलचस्प हो सकी है। मैं इसे समझ के साथ बैठ
बैठक से बाहर निकाला कि आयोजक होने वाली बैठकों में अपने जीवन के बारे में बात करने के लिए सहमत हो गए, और अगर ऐसा हुआ तो मैं शिष्टाचार के तौर पर पूरा मौजूदा दिखाऊंगा कि मैं किसी आपत्ति को सुनाऊंगा कि लेकिन विषय वस्तु पर अंतिम फैसला अपने पास। अंबानी ने सहमति जताने के हुए कहा, अन्याय यह पुस्तक विश्वसनीय नहीं होती। एक साल बिना किसी प्रगति के बीत गए और फिर रिलायंस के साथ संबंधों में गिरावट आई। 1993 के अंत तक रिलायंस अरब सागर में कई तेल क्षेत्रों के लिए बोली लग जा रहा था। सरकारी तेल खोजना निगमों के क्षेत्रों में खोज की थी, लेकिन वे पास बड़े पैमाने पर उत्पादन, रिंग गैस कंप्रेशर और पाइपलाइन बनाने के लिए धन नहीं था। प्रतिवेदित बोलीदाताओं के बीच में कई संपर्क आरोप लग रहे थे कि वे रिलायंस के पक्ष में निवादता और हेराफेरी की जा रही थी। भारतीय राजनेता और नौकरशाहों का एक पेन और पारदर्शी निविदा को एक घोड़े की दौड़ में बदलने की माहिर थे, जैसे कि बोली लगाने पर कारकों का भार अनिश्चित रखना या कम बोली लगाने पर भरपाई के लिए बाद में रिलायंस के गुप्त रूप से वादा। इस घटनाओं में रिलायंस ने एक क्षेत्र में बाजी मार ली और हराने वालों में से एक निवेशकों ने मुझसे कहा कि हम धोखा दिया गया है, हम वह भी गलत कारणों से। इस वर्ष में लिखने से अंबानी तक पुस्तक पहुंचने के लिए मेरा अनुरोध आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन मेरा कर्तव्य उस पत्रिका को प्रतीत था जिसने मुझे नियुक्त किया था। तेल क्षेत्र में लड़ाई के बारे में और इन्वेस्ट इकोनॉमिक्स रिव्यू में 2 लेखकों ने मुझसे लेख में अनिल अंबानी की शिकायतों की एक रिपोर्ट अपमानजनक। ये शिकायत सीधे मुझे या पत्रिका को भेजा गई, बल्कि प्रतिद्वंदियों की कंपनी ऑस्ट्रेलिया संसाधन दिग्गज भी HP के प्रमुखों के भेजे गए पत्रों में और नई दिल्ली में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के राजनयिक के प्रमुखों कॉपियों में की गई। के बाद मैंने रिलायंस के बारे में कभी भी लिखा और जुलाई 1995 में तक पर आधारित समय बिताने के लिए पत्रिका ने अपनी नौकरी छोड़। धीरूभाई अंबानी की इस कदम की जानकारी देने वाले पत्र का जवाब नहीं मिला। अगले 18 महीनों के शोध ने मुझे बॉम्बे जीवन के सभी कोनों में ले गया। अर्थ अपराधियों, अंडरवर्ल्ड की झुग्गी घरों से लेकर शक्तिशाली व्यापारिक टाइकून के कार्यालयों तक, गुजरात के कई शहरों में कस्बों में भीड़े भरे देश के बंसों और ट्रेनों के लंदन और लेसेस्टर में गुजराती प्रवासियों के हिंदू मंत्रों से गूंजते हुए चर्चा में स्वागत अलग अलग था। लगभग हर कोई जानना चाहता था कि किताब अधिकृत है या प्रायोजिक। मैंने कहा कि यह कोई दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन अंबानी को बताया गया कि अब उन्होंने इस बारे में मुझसे कोई राय नहीं जताई। बहुत से लोग धीरूभाई अंबानी को जूनागढ़ और अदन ने उनके शक्ति शुरुआती दिनों से जानता थे और फिर बॉम्बे में अपना व्यवसाय शुरू किया था। वह बात करने को तैयार थे। कुछ अन्य लोग जैसे कि अन्य पूर्व लंदन सहयोगियों और दुबई के मध्य पूर्व समन्वय भरत कुमार शाह ने अंबानी के खुद मंजूरी पत्र पर मांग की, जो कि फिर से नहीं आया। एक बॉम्बे पत्रकार जो अपनी जानकारी साझा करने के लिए सहमत हो गया ने तुरंत फोन उठाया। जब मैं उसे लेट पर पहुंचा और अनिल अंबानी के कार्यालय में फोन किया गया तो मैंने उससे कहा कि अगर आप मुझे घोटाले चाहते हैं तो आप मुझे पूरी कहानी खो देंगे। उन्होंने फोन पर उस अधिकारी से कहा, उससे जवाब दिया। अगले दिन मुझे रिलायंस जनसंपर्क अधिकारियों की एक जोड़ी ने दोपहर भोजन के लिए आमंत्रित किया और मेरे के बारे में बारीकी से पूछताछ। धीरूभाई ने दिसंबर 1995 के अंत तक में भेजे गए जन्मदिन के शुभकामनाओं का जवाब दिया, लेकिन किताब के प्रति उनके स्वेग के बारे में अभी भी कोई शब्द नहीं। हालांकि मुझे बाद में विशेष पर उनके पूर्व निर्यात प्रबंधक राधिक भाई मूसा झाला के साथ आयोजित एक साक्षात्कार के रूप में बॉम्बे गया और कई अन्य स्रोतों के अनुसार शुरुआती दिनों के बारे में कुछ जानने। यह समय पर मॉल झाला बॉम्बे के हवाई अड्डे के पीछे औद्योगिक बेल्ट में अपने कार्यालय में नहीं थे। एक सचिव ने मुझे फोन किया कि वे रिलायंस मुख्यालय में थे। झाला के वो खुद था, लेकिन अंबानी के कार्यालय ने मुझे से ना मिलने की सलाह दी। अंबानी के निजी सहायक दिनेश सेठ ने मुझे इसी पुष्टि की कि जीवनी के लिए कोई प्रस्ताव थे और कुछ महीने पहले धीरूभाई ने अपने कर्मचारियों से संकेत दे दिया था कि वे उस स्तर पे उनमें से किसी भी प्रोत्साहन या सहयोगी नहीं करना चाहते। सेठ ने मेरे पिछले पत्रों के बारे में अनभिज्ञता जताई, जिससे मैंने अगले दिन एक भेजा पत्र पुस्तक पर चर्चा करने के लिए किसी भी समय आने की पेशकश। यह है कि उन लोगों के बीच प्रतिक्रिया संदिग्ध रिलायंस की आलोचना या विरोध। बॉम्बे के पुराने किले और छोटे से चैम्बर में रहने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता फिरोज वकील ने एरेनो मोर लैब तंबाकू को अपने पाइप में भरते हुए मुझे गौर से देखा और चेतावनी दी कि लोग को संदेह होगा कि तुम्हें जानकारी निकालने के लिए अंबानी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा। कुछ अन्य लोगों के अलावा अंबानी के बारे में मेरे पहले से अनुकूल लेख भी अभी भी
मेरे खिलाफ। सेवानिवृत्त वित्त मंत्रालय के अधिकारी और कैबिनेट सचिव विनोद पांडे ने फोन पर कहा कि मुझे लगता है कि आप उन्हें हीरो समझते हैं। जब मैंने आरके सिल्क मिल्क के चेयरमैन कपिल मेहरा के फोन किया और उनसे मिलने के लिए कहा, उन्होंने अन्य लोग बहुत थके हुए लग रहे थे, लेकिन एक लंबा विराम था। मेहरा ने कहा, मुझे डर है कि संभव नहीं है होगा। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब एक पत्र में जवाब नहीं दिया और मैंने उन्हें नई दिल्ली में एक कॉकटेल पार्टी में घेर लिया तो उन्हें घबराहट से हंसने लगे। नहीं, वह किसी भी एक कंपनी के बारे में बात। सिंह ने कहा कि और जल्दी से शांत हो गए। जो लोग बात करने के लिए असहमत हुए उनमें से एक अधिकांश ने नाम न छापने पर जोर दिया। उन्होंने समझाया कि उन्होंने भारत में रहना है। उसे उनमें से बैठकों की खबर रिलायंस को वापस भेज दी गई क्योंकि वह जनवरी 1997 में बम्बई के कांगो एंड कंपनी के एक सख्त पत्र आया जो कि धीरूभाई अंबानी के वकील थे, जिसमें चेतावनी दी गई कि उनके ग्राहक समझते थे। उन्हें आशंका थी कि प्रस्तावित प्रशासन में ऐसी सामग्री है जो हमारे ग्राहकों को अपमानजनक है। यह दावा किया गया कि किसी भी समय ग्राहकों के साथ सामग्री का सत्यापित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। यदि पुस्तक अपमानजनक तो अनुसरणीय हर्जनों के लिए कार्रवाई और प्रशासन के खिलाफ निषेधात्मक धमकी दी गई। इस बिंदु पर यह पूरा भी नहीं हुआ था कि प्रशासनों को सौंपने से दूर बात तो भाग्य की 1995 की दूसरी छमाही में रिलायंस पर आए हुए विवादों को भारतीय सरकारी एजेंसियों से कागजों से बाढ़ ला दी। विभिन्न रिपोर्टों ने कंपनियों के संचालन में कई पहले अस्पष्ट और विवादास्पद पहलुओं पर उजागर किया गया। उसी समय विवादों ने रिलायंस को अपने स्वयं को स्पष्टीकरण देने के लिए मजबूर किया, जो कि सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। फिर भी कुल मिलाकर परिणाम स्वरूप अपराधकारी के रूप में ऐसी पुस्तक रही जो कि कहानी के आगे बढ़ने के साथ साथ अपने विषयों के उत्तरोत्तर अंतर्गत होती जाती है, जो कि प्रकाशित रिपोर्टों और उपलब्ध दस्तावेजों और उन लोगों के साथ गुमनाम साक्षात्कारों के अधिक निर्भर करती है जिन्होंने बाहर से धीरूभाई अंबानी और रिलायंस से संपर्क किया। यह पुस्तक शायद ही उतनी संतोषजनक और सहानुभूतिपूर्ण नहीं है जितनी अंबानी परिवार ने संयोग और उनके तक पहुंचने के साथ हो सकता। हालांकि जैसे जैसे मेरा शोध और लेखन आगे बढ़ा, कई स्रोतों से ये खबर आई कि परिवार धीरूभाई अंबानी के जीवन और उनकी कंपनी के विकास का अपना रिकॉर्ड संकलित कर रखा है, इसलिए अंदर की घटनाओं का एक संस्करण भी जल्द से ही जनता के सामने रख सकता है। यह था द राइज ऑफ धीरूभाई अंबानी का जो कि इंट्रोडक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन आपको कैसा लगा? आगे की जो कि है कहानी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।